हेलो गाइस, आई एम योर फ्रेंड एंड एफएसएसआई गाइड सागर शिर्के। मैं आज आपका आज की वीडियो में स्वागत करता हूं और यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो गाइडलाइंस फॉर द फूड रिकॉल। जब भी मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव निकलता है और अगर उसके अंदर डिफेक्ट्स होते हैं तो फूड रिकॉल के लिए गाइडलाइंस कौन सी है जो एफएसएसआई ने निर्धारित की है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास है सर्कुलर अबाउट गाइडलाइंस फॉर फूड रिकॉल। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, फूड ऑन सेल। ठीक है, तो आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फूड ऑन सेल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मस्ट बी होलसेल, होलसम, अनअडल्टरेटेड एंड अनकंटामिनेटेड, प्रॉपरली लेबल्ड एंड फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस रिगार्ड्स may lead to regulatory action against the concerned FBO under the act or rules and regulations made thereunder। ठीक है, तो अगर जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो भी फूड अनअडल्टरेट और फिर कंटामिनेटेड हो, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक्शन ली जा सकती है। उसके बाद है फूड रिकॉल। तो देखते हैं फूड रिकॉल एग्जैक्टली कैसे होगा। Food recalls are an appropriate method for removing or correcting marketed food products and their labeling. They violate the law administered by the regulatory authorities. Recall can be defined as an action to remove food products from market at any stage of the food chain, including that processed by consumer, which may pose threat to the public health, or food that violate the act or the rules or regulations made thereunder. Recall of food product is a common interest of the food industry, the government, and in particular the consumer. Recalls afford equal consumer protection but generally are more efficient and timely than formal administrative or civil action, especially when the products has been widely distributed। ठीक है, जब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका प्रोडक्ट तब उसको रिकॉल करने के लिए कौन सी स्टेप्स अपनाए जाएंगे, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा चैलेंज होता है। जैसे कि एक ब्रांड है जो आप जानते हो, जो नूडल्स बनाते थे और कुछ समय पहले उसके अंदर लीड मिला था और उसके वजह से उनको काफ़ी सारा जो प्रोडक्ट रिकॉल है वो करना पड़ा था ड्यू टू एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट की वजह से उनको काफ़ी जो प्रोडक्ट रिकॉल करना पड़ा था बिकॉज कंजम्पशन लेवल जो थी वो काफ़ी हाई थी। उसका जो आरडीए था वो काफ़ी सारा एक्सीड कर रहा था छोटे बच्चों के लिए। और काफ़ी सारे जो इंडियन ये है ह्यूमंस है, इंडियन की जो बॉडी है उसके हिसाब से काफ़ी सारा उसका जो कंजम्पशन आरडीए था पर डे, आरडीए पर डे वो काफ़ी सारा हाई था, तो उसकी वजह से उनको दिक्कत आ रहे थे। Manufacturers and distributors should initiate a recall at any time to fulfill their responsibility to protect the public health from products that present a risk of injury or gross deception or are otherwise defective. Firms may also initiate the recall following notifications of a problem by food authority or state agency in response to a formal request by authority or as ordered by authority। ठीक है, तो जो ये मेथड है जो रिकॉल करने का वो आपको मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपको इनिशिएट करना पड़ता है। और इम्पोर्टेंट बात है ये है कि आपका जो फूड रिकॉल होता है वो फूड रिकॉल ऑडिट के वक्त भी आपका चेक किया जाता है कि आपने जो मॉक रिकॉल जो है वो कैसे किए। तो एग्जैक्टली क्या है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आपको मॉक रिकॉल भी कैसा करना है और एग्जैक्टली आपको रिकॉल भी कैसे करना होता है। उसकी गाइडलाइंस एफएसएसआई के अनुसार देखिए, पर्पस ऑफ दिस गाइडलाइंस, गाइडलाइन का पर्पस क्या है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट द पर्पस ऑफ दिस गाइड is to provide an overview of how to develop a recall plan and how to implement that plan in the event of a recall. It will assist in identifying products which are unsafe that violate the act or the rules or regulations made thereunder and enable recall of the product from the marketplace। ठीक है, रोल ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी का रोल कैसे क्या होता है। द फूड अथॉरिटी मेन रोल इन रिकॉल इज टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द रिकॉल एंड एक्सेस द एडिक्वेट ऑफ द एक्शन टेकन बाय एफबीओ। एफबीओ ने जो एक्शन ली है उसको मॉनिटर करना, ऑडिट करना, उसके देखना कि एडिक्वेट से एक्शन कैसे ली गई है। आफ्टर रिकॉल इज completed, the food authority will make sure that the product is destroyed or suitably improved। ठीक है, where the recall is related to serious defects in the manufacturing
process, the concerned authority may review the license of the FBO concern. ठीक है, तो अथॉरिटी जो है वो रिव्यू करेगी एफबीओ जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर है, ठीक है, जिस भी ब्रांड का हो, बड़ा छोटा हो, उसका ये पूरा उसके लिए ये पूरा मेथड यूज किया जाता है। खुद जो अथॉरिटी का मेन रोल पे जो पर्सन होता है, वो पर्सन आके पूरी चेक करता है कि हाउ दिस थिंग वर्क। The food authority will publicize the recall when it is of the opinion that the public need to be altered about a health hazard or that clarification of the situation need to be made to allay public worries. ठीक है, in case of public health emergency, the food authority may, depending on the available evidence, alert the public before a decision on recall has been reached. Role of industry. तो यहाँ पर इंडस्ट्री का रोल क्या होता है? द फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कैरी द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी of implementing the recall and for ensuring compliance with the recall procedure at its various stages, including follow-up checks to ensure that recalls are successfully and that subsequent batches of the food products are safe for human consumption. ठीक है, तो ये भी चेक किया जाता है। If a food business operator consider or has a reason to believe that a food which has processed manufactured, ठीक है, or imported is not in compliance with the food safety requirements, it shall immediately initiate procedure to recall the food in question from the market where the food has left the immediate control of that initial food business operator and inform the competent authorities thereof where the food product may have reached the consumer. The operator shall effectively and accurately inform the consumer of the reason for its recall and, if necessary, recall food product from consumer that have already supplied to them. ठीक है, अगर पॉसिबल होता है तो जो कस्टमर के पास भी प्रोडक्ट गया है ना, तो उसका भी रिकॉल यहाँ पर किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है, वो कर सकते हैं। A food business operator shall immediately inform the competent authorities if it considered or has a reason to believe that a food which it has placed on the market may be unsafe for the consumer. FBO shall inform the competent authorities of the action taken to prevent risk to the final consumer and shall not prevent or discourage any person from the cooperating with national law and concerned authorities where this may prevent, reduce, or eliminate risk arising from a food. Food business operators shall collaborate with the concerned authorities on action taken to avoid or reduce risk posed by a food which they supply or have supplied. अभी देखिए फूड रिकॉल प्लान, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि हाउ दिस फूड रिकॉल प्लान वर्क्स. All food business operators prescribed in the Regulation 7 of Food Safety and Standards, Food Recall Procedure, Regulation 2070 must have an up-to-date recall plan as provided in Annexure Model Recall Plan first. It at the time of recall being carried out, the FBO shall submit their detailed recall plan to the CEO. FSSAI, a brief step-by-step procedure and its description are below. ठीक है, तो फूड रिकॉल प्लान का जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं, हम उसके बारे में हमें आपको डायरेक्टली दिखाते हैं. सो लुक एट दिस. जो फूड रिकॉल प्लान के अंदर जो है, असेंबल रिकॉल मैनेजमेंट टीम. सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो भी इंडस्ट्री होगी जिसके अंदर आपका प्रोडक्ट खराब हुआ है, तो वहां पर जो कंपनी का सीईओ है या फिर कंपनी के जो लोग हैं उनसे या फिर एफएसएमएस टीम है, उनके मीटिंग के थ्रू एक चीज पहले की जाती है, दैट इज असेंबल द रिकॉल मैनेजमेंट टीम. जो रिकॉल मैनेजमेंट टीम है उसे असेंबल किया जाता है. उसके बाद नोटिफाई द ऑथोरिटी, जो ऑथोरिटी है उसको नोटिफाई किया जाता है कि ऐसी ऐसी चीज जो हुई है कि यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो कंजम्पशन लेवल के अंदर नहीं है, तो हमें उसके लिए रिकॉल एक्शन लेनी पड़ेगी. तो आप अथॉरिटी को नोटिफाई करते हो. उसके बाद आइडेंटिफाई ऑल प्रोडक्ट्स टू बी रिकॉर्ड,
कि देखिए एग्जैक्टली क्या होता है हर बैच के अंदर अगर नहीं है, अगर कुछ ही बैच के अंदर अगर आपका डिफेक्ट निकला है तो आप उस बैच को आइडेंटिफाई करेंगे, उस बैच का कंटेनर या फिर उस बैच का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो किसके पास गया है, वो आप प्रोडक्ट रिकॉल के वक्त आपको काम आता है, जहां पर आपने डॉक्यूमेंटेशन की है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आपको वो बैच साइज जो भी है वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किसके पास गई है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, और वो प्रोडक्ट आपको रिकॉल करना होता है। फिर कैसे करना है, देखिए डिटेन एंड सेग्रीगेट ऑल प्रोडक्ट्स टू बी रिकॉल्ड विच आर इन योर फर्म्स कंट्रोल। ठीक है, जो आपके फर्म के अंदर जो कंट्रोल किए हुए जो सैंपल्स है उस प्रोडक्ट के उसको सेग्रीगेट करना है, डिटेन करना है ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, बैच वाइज स्टेप बाय स्टेप जिसका बैच जो हो उसके अनुसार आपको वो सेग्रीगेट करना है। उसके बाद प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन ऑफ रिकॉल इंक्लूडिंग प्रेस रिलीज। आपको आपका अगर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और काफी सारे लोगों के पास आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी पहुंच चुका है, वक्त हो चुका है, तो इम्पोर्टेंटली और कम समय में आपको प्रेस रिलीज करनी है कि यस हमारा प्रोडक्ट के अंदर ये चीज थोड़ी ऊपर नीचे हुई है एंड वी हैव टू रिकॉल दिस थिंग, दिस प्रोडक्ट बैच नंबर एंड जो भी है वो आपको डिस्कस करना होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट उसका बैच नंबर ये है, उसकी डेट यहाँ से यहाँ तक थी, उसके अंदर हमारा कुछ का प्रोडक्ट का डिफेक्ट हुआ है, तो वो आप प्रेस रिलीज के थ्रू आप ये पूरा का पूरा बताते हैं। ये नौबत किसी के ऊपर ना आए, बट लेकिन जब आती है तब ये आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी आपको ये करनी पड़ती है। और इसके पहले भी एक बड़ी कंपनी है उसने ये चीज की है। और उसके बाद प्रिपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है वो आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ पर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, उसकी लिस्ट क्या है, एरिया क्या है, वो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि वेरीफाइंग के लिए बहुत आसानी हो जाए। उसके बाद है वेरीफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिकॉल। आपको रिकॉल का जो इफेक्टिवनेस है वो आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि उस सेक्शन के अंदर या फिर उस एरिया के अंदर आपने कितने बैचेस कितने किलो आपका प्रोडक्ट गया था और उसमें से रिकवर कितना हुआ, कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट कंज्यूम किया, उसका भी आपके पास डेटा होना चाहिए और आपको मैक्सिमम जितना हो सके वो आपको रिकवर करना होता है। या फिर जिस एरिया के अंदर जिन लोगों ने कंज्यूम किया है उसके बारे में भी आपको इफेक्टिवली इसकी इंफॉर्मेशन रखनी होगी ताकि आपका जो रिकॉल का इफेक्टिवनेस है वो आपको आइडेंटिफाई हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल द रिकॉर्ड प्रोडक्ट। आपको जो रिकॉर्ड प्रोडक्ट है वो आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं, उसको आपको सेग्रीगेट सेपरेट करके एक जगह एक सेक्शन में आपको वो रखना पड़ेगा आपकी फैक्ट्री या फिर आपका जो ये है रिकॉल का एरिया है वहां पर आपको ये कंट्रोल प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे। उसके बाद डिसाइड व्हाट टू डू विथ द रिकॉल्ड प्रोडक्ट्स। फिर आपको डिसाइड करना होता है कि जो रिकॉल्ड प्रोडक्ट है जो अनसेफ है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हम उसे डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे या फिर हम उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। तो जैसे कि आप उसको डंप कर सकते हैं, आप ग्राउंड के अंदर उसको डंप कर सकते हैं या फिर फर्नेस के अंदर उसे जला देते हैं कुछ कंपनियां, या फिर उसको अगर एक देखा जाता है कि क्या उसको सेफ कंजम्पशन में लाके उसको डिग्रेड किया जाएगा या फिर उसे उसके ऊपर क्या कुछ रीट्रीटमेंट की जा सकती है, तो वो डिसाइड किया जाता है और आपका जो रिकॉल प्लान है उसको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, देन फिक्स द कॉज ऑफ द रिकॉल इफ द प्रॉब्लम ऑकर्ड एट योर फैसिलिटी। और देन आपको ये रिकॉल करने के बाद बाद में आपको प्रॉब्लम जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि एग्जैक्टली exactly आपकी गलती कहाँ पर हुई थी और आपने एग्जैक्टली exactly कैसे उस क्यों आपसे गलती हुई है उसको आपको आइडेंटिफाई करके उसका रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, और ये जो कॉज है वो आपको फिक्स करना पड़ता है। जैसे कि एमएसजी के वक्त एक न्यूडल्स बनाने वाली कंपनी है उसके अंदर क्या हुआ था, तो जब ये प्रॉपर रिकॉल हुआ प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हुआ उसके बाद हमें पता चला कि जो प्रोडक्ट था उसके अंदर अभी देखिए पीपीएम होता है, तो जो एमएसजी का जो पीपीएम था वो कैलकुलेट करते वक्त अभी उन्होंने ये कहा था कि बड़ी कंपनी है लेकिन उनका ये कहना था कि कैलकुलेट करते वक्त हमारा थोड़ा
आइडिया थोड़ा उनका ये हो गया, ऐसा कहना था कि उनका ऊपर नीचे हो गया कि एक्चुअल प्रोडक्ट में टेस्टिंग के वक्त उन्होंने जो डाला था पीपीएम, वो पीपीएम कम था, लेकिन जब उन्होंने बड़े लेवल पर बड़े स्केल पर जब उन्होंने प्रोडक्शन शुरू की, तब दैट टाइम उनको ये दिक्कत आई कि उनका जो पीपीएम लेवल है वहां पर थोड़ा हाई हो गया, उसके वजह से उनको ये दिक्कत आ गई। तो ये कहना था उनका, जो कि अभी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली प्रेस रिलीज के थ्रू कही है। उसके बाद देखिए कंडक्टिंग रिकॉल प्लान। तो देखिए स्टेप फर्स्ट, जैसे कि हमने किया कि असेंबल योर रिकॉल मैनेजमेंट टीम। जैसे कि आपको जो रिकॉल मैनेजमेंट टीम है वो कैसे बनेगी, यहाँ पर हम अभी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये चीज कैसे काम करेंगे। असेंबल योर रिकॉल मैनेजमेंट टीम, यहाँ पर आपको रिकॉल मैनेजमेंट टीम बनानी होती है एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रिकॉल द फूड। ABO should initiate the formation of a recall management team and assign the recall duties to each person, and should ensure that all members of the recall management team are informed of the decision to conduct a recall, and each member knows their responsibility during the recall। तो देखिए टीम शुड इंक्लूड पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, देखिए आपको पीपल असाइन करने पड़ते हैं और उनके साथ कुछ ये फॉलोइंग जो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो आपको देनी पड़ती है। आप डिसीजन मेकिंग लिस्ट ट्राई करते हो कि डिसीजन कौन लेगा, सीईओ या फिर जो भी एमडी है आपका कंपनी का वो। सेकंड, जो क्वालिटी एश्योरेंस और टेक्निकल एडवाइजरी, जो भी है क्वालिटी एश्योरेंस और टेक्निकल एडवाइजरी, वो आपको असाइन करने पड़ते हैं। फिर मीडिया कम्युनिकेशन, बार बार जो आपको मीडिया, अगर मीडिया घेर लेती है कि आपका एग्जैक्टली प्रोडक्ट के अंदर कैसे हुआ क्या हुआ, तो मीडिया कम्युनिकेशन के लिए एक पर्सन होगा, हर कोई नहीं देगा, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको पर्सन असाइन करना है। देन कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन, जब भी कंप्लेंट आती है तो बार बार हर जगह से कंप्लेंट आना शुरू हो जाता है, तो उस वक्त आपको कंप्लेंट की हर जगह से इन्वेस्टिगेशन करना है कि अगर एक एरिया में एक चीज हो रही है तो क्या बाकी चार एरिया में भी सेम चीज हो रही है नहीं है, तो उसके बारे में आपको कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रखना पड़ता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स है उसके लिए कॉन्ट्रैक्टिंग पर्सन। उसके बाद फूड अथॉरिटी कॉन्टैक्ट, फूड अथॉरिटी के साथ कौन कॉन्टैक्ट करेगा, अपनी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन फूड अथॉरिटी को बार बार देता रहेगा, काउंसिल करता रहेगा, तो उसके बारे में उसके लिए इन्फॉर्मेशन देने वाला एक पर्सन आपको असाइन करना होता है। देन आपका लीगल काउंसिल जो होता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर जब कोई बड़ा हादसा होता है या फिर बड़ा ह्यूमन कंजम्पशन के थ्रू एक बड़ी फूड सेफ्टी का इशू आता है, तो उस वक्त एक लीगल काउंसिल आपको हायर करना पड़ता है, बिकॉज ये बहुत सारी चीजें आपके साथ लाता है, जिसके बारे में आपको बहुत सतर्क रहना होता है एंड वेरी इंटेलेक्चुअल आपके पास प्रॉपर, मतलब इंटेलेक्चुअली आपको काफी शांति से इस पूरे मामले को सुलझाना होता है। सो इट्स वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो उसके लिए आपको एक लीगल काउंसिल लगता है कि जो रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर एक्सपर्ट हो या फिर रेगुलेटरी के बारे में वो जानता हो, ठीक है, जो फूड सेफ्टी के बारे में, फूड लॉज के बारे में अच्छे से जानता हो, वो ऐसा कॉर्पोरेट में होते हैं जो लीगल काउंसिल्स की, जो आपको काउंसिल करते रहते हैं, ठीक है। तो वो एक पर्सन आपको असाइन करना होता है। द मैनेजमेंट टीम डॉक्यूमेंट शुड कंटेन द फॉलोइंग। तो देखिए नेम, अल्टरनेट पर्सन, बिजनेस फोन, आफ्टर आवर्स फोन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग रिकॉल, ठीक है। तो ऐसा आपको नेम ले, जो जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उस पर्सन का यहाँ पर नेम लेना पड़ता है, और हर पर्सन का एक अल्टरनेट पर्सन देना होता है, ताकि अगर एक पर्सन को अगर डिसीजन लेने में या फिर कुछ कोई भी कोऑर्डिनेशन करने में या फिर फूड अथॉरिटी कांटेक्ट में अगर किसी को दिक्कत आती है या फिर काफी सारा प्रेशर लगता है, तो इसके लिए हमें एक अल्टरनेट पर्सन का भी आपको यहाँ पर एक प्रावधान रखना पड़ता है, ताकि अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो क्या होता है, तो आप भी अल्टरनेट पर्सन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास देने के लिए दो पर्सन असाइन करने पड़ते हैं। फिर बिजनेस फोन और आफ्टर आवर्स फोन जो होता है, वो दोनों फोन देने पड़ते हैं, बिजनेस फोन और आफ्टर आवर्स फोन। ये आपको समझना पड़ेगा कि कुछ कंपनी में आज भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर क्या होता है, बिजनेस फोन्स होते हैं और कुछ लोगों के पर्सनल फोन्स होते हैं, क्योंकि बिजनेस फोन के वक्त 8 घंटे की ड्यूटी होने के बाद कुछ लोग बिजनेस फोन जो है वो ऑफिस में ही रख के जाते हैं, और उसके बाद अपना जो ये है पर्सनल फोन है उसका यूज करते हैं। तो बिजनेस फोन और पर्सनल फोन दोनों का नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग रिकॉल उनको क्या दी जाती है, तो उसका पूरा नाम यहाँ पर दिया जाता है। और सेकंड स्टेप में है इन्फॉर्म द अथॉरिटी। Second step है inform the concerned regulatory authority at the earliest opportunity after an incident is identified that may lead to a recall, and should be updated
throughout the process. The information should include the following. Information उसके अंदर authority को क्या क्या देनी है? A detailed description of the nature of the problem, problem क्या हुई है, the name, brand, size, lot code and affected, जो भी हुआ है उसकी information आपको second देनी पड़ती है. Then detail of complaints received and any reported illness, अगर कोई reported illness हुआ है, complaint received हुई है, तो उसके बारे में डिटेल आपको देनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप. जो भी आपको कंप्लीट रिसीव हुई है उसके बारे में. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट, लोकल और नेशनल, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है. व्हेन वाज द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रोडक्ट कौन से तारीख को डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, या फिर आपके फैक्ट्री रिलीज का जो स्पेसिफिक डेट होता है, टाइम होता है जिसके ऊपर आपका डिस्पैच ऑफिसर जो साइन करता है, वो वाला जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है. देन लेबल ऑफ द प्रोडक्ट विच में बी रिकॉर्ड, तो कौन सा प्रोडक्ट आपको रिकॉल करना है उसका लेबल देना पड़ता है. द टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एट द डिस्ट्रीब्यूटेड, जितनी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट हुई है मैन्युफैक्चर की उस दिन, उस लॉट की, उस मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर लॉट की, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है. देन द नेम ऑफ योर फर्म कॉन्टेक्टिंग विद द अथॉरिटी, तो कौन सा पर्सन अथॉरिटी के साथ ये कॉन्टेक्ट करेगा उसका इंफॉर्मेशन आपको अथॉरिटी को देना पड़ता है. द नेम एंड टेलीफोन नंबर्स फॉर योर फर्म्स आफ्टर आवर्स कॉन्टैक्ट. ठीक है, द नेम एंड टेलीफोन नंबर्स जो भी होता है वो आपका फर्म आफ्टर आवर्स कॉन्टैक्ट का, वो भी आपको कंप्लीटली उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ा अथॉरिटी को देनी पड़ती है. द डिटेल्स इंफॉर्मेशन इज गिवन अंडर द शेड्यूल 1 ऑफ एफएसएस रिकॉल प्रोसीजर रेगुलेशन 2017. तो ये जो एफएसएसए की जो ये है, आप देख सकते हो जो भी ये है शेड्यूल है, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर पूरा पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, तो वो हमें फॉलो करनी पड़ती है. उसके बाद है आइडेंटिफाई ऑल प्रोडक्ट्स टू बी रिकॉल्ड, जो भी प्रोडक्ट को रिकॉल करने उसको आइडेंटिफाई करना है. इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्यूज टू इंश्योर दैट ऑल प्रोडक्ट्स व्हिच नीड टू बी रिकॉल्ड आर आइडेंटिफाइड. इन एडिशन टू दोज प्रोडक्ट्स इट directly affected by the problem, the abuse should determine if any other codes, brands or size of the same products are affected. Determine if any other products are affected. अगर कोई अदर प्रोडक्ट भी अगर अफेक्ट हुआ है तो उसको भी आपको पहले से आइडेंटिफाई करना होता है. ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि अगर साइज टू बैच अगर कोई दिक्कत आई है तो उसको आपको वक्त रहते ही आपको उसको आइडेंटिफाई करना होता है. उसके बाद आता है डिटेन एंड सेग्रीगेट प्रोडक्ट्स टू बी रिकॉर्ड विच आर इन योर फर्म्स कंट्रोल. जो भी आपके फर्म कंट्रोल के अंदर जो भी आपके प्रोडक्ट अभी बचे हैं, कंट्रोल सैंपल्स बचे हैं, तो उसको आपको एक जगह डिटेन और सेग्रीगेट करना होता है. The ABO should ensure that all products to be recalled that are in your firm control are not distributed and determine the locations of the recalled products. Example, on-site, at the plant, off-site storage. ठीक है, जो भी है. They determine the amounts of each location. कौन सी कितनी amounts का जो each location से हमें रिकवर हुआ है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है. उसके बाद आइडेंटिफाई एंड सेग्रीगेट प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन. तो आइडेंटिफाई करना है और सेग्रीगेट करना है प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रिवेंट करने के लिए. उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेज जो इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर एंड डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन ऑफ रिकॉल. तो ठीक है, जो हमें स्टेप है प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट द इंफॉर्मेशन ऑफ रिकॉल, तो इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ता है. उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मिंग द कंज्यूमर. पहले तो हमें कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया आपके एरिया में वो हमें दे दीजिए. तो उसके लिए हम प्रेस रिलीज करते हैं. उसके बाद जो लेटर होता है उसके थ्रू करते हैं. उसके बाद मीडिया है, अगर टेलीफोन है तो टेलीफोन के थ्रू भी हम कर सकते हैं. हॉटलाइन सर्विसेज है तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं. उसके बाद है इंफॉर्मेशन विद इन द फूड चेन. जो इन्फॉर्मेशन है वो फूड चेन के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं. जैसे कि हमारे देखिए कम्युनिकेशन है, फोन है, ईमेल है, फैक्स है और कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ. अगर हर एरिया के अंदर जो आधार कार्ड के थ्रू काफी सारे लोगों का फोन नंबर या फिर ईमेल फैक्स कनेक्टेड होते हैं, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट जो होती है उस डेटा का यूज करके आपको डायरेक्टली फोन पे उस रिकॉल का भी मैसेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है वो आपको इंफॉर्मेशन दे देती है. ठीक है, उसके बाद जो होता है नेम ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर, ये पूरा इंफॉर्मेशन है, वो पूरा इंफॉर्मेशन उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है. नेम ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर, नेम ऑफ द फूड, ब्रांड नेम, पैक साइज, बैच एंड कोड नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, यूज बाय डेट और बेस्ट बिफोर डेट, जो भी है वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है. देन द कंटेमिनेशन और वायलेशन ऑफ द फूड रीजन फॉर सच रिकॉल, तो आपको वो वायलेशन कंटेमिनेशन है वो क्यों हुआ, वायलेशन क्या हुआ है
उसका रीजन आपको रिकॉल का जो भी है वो आपको पूरे के पूरे जो भी आपका नेटवर्क है उसके अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन देनी होगी, क्योंकि ये एक जरूरी फैक्टर है। जब भी आप लोगों के पास ऐसी एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन जब आप उनके सामने देते हो तो उनको थोड़ा काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उस क्वेश्चंस का ये करना पड़ता है। डू नॉट कंज्यूम अ मैसेज, कंज्यूम मैसेज, तो उसके बाद जो मैसेज है वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। हेल्थ वार्निंग एंड एक्शन, अगर किसी ने कंज्यूम किया है तो उसके लिए क्या वार्निंग होगी, तो क्या एक्शंस लेना चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको ये प्रेस रिलीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। द प्लेस और आउटलेट्स वेयर द फूड इज फाउंड, जिस जिस आउटलेट के अंदर भी आपका ये फूड फाउंड होता है तो उसके लिए भी क्या एक्शन होगी। द एक्शन टू बी टेकन बाय द कंज्यूमर, कंज्यूमर क्या एक्शन लेगा, डिस्ट्रॉय करेगा या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वहां पर जमा करेगा, तो उसके बारे में भी उसकी इंफॉर्मेशन आपको ये जमा करनी पड़ती है। कंज्यूमर नंबर फॉर ए क्वेरीज, अगर कोई भी क्वेरीज अगर कंज्यूमर को आती है तो कंज्यूमर ने कहाँ पर कॉन्टेक्ट करना है, तो उसके बारे में। और द एफबीएम मस्ट, द फूड बिजनेस ऑपरेटर ने क्या करना है, कंप्लीट द प्रेस रिलीज विद इन 2 आवर्स आफ्टर बीइंग नोटिफाइड ऑफ द रिकॉल। अगर जैसे ही रिकॉल के लिए आपको अथॉरिटी का रिकॉल आता है उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपको जो कंप्लीट प्रेस रिलीज है वो करनी है, और प्रेस के थ्रू आपको उस एरिया के अंदर या फिर प्रेस के थ्रू ही आपको मीडिया के अंदर वो सिस्टम लाने पड़ते हैं कि हाँ यस हमारा प्रोडक्ट है वो रिकॉल करना है। तो ये काफी स्ट्रिक्ट आउटलाइंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है जब आपका रिकॉल के लिए प्रोडक्ट आता है। Submit a draft of the proposal press release if required to the concerned authority for approval। ठीक है। अरेंज फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द प्रेस रिलीज फॉर कंसर्न रीजन। ठीक है। तो अरेंज जो भी है वो हमें अरेंज करना है प्रेस रिलीज के लिए 2 घंटे के अंदर अंदर, और हमें हमारा जो प्रेस रिलीज है वो करना है। 6th स्टेप है प्रिपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। जहां जहां पर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो लॉट वो नंबर वो साइज जो भी है वो उसका हमें टोटल का टोटल जो स्पेसिफाइड कोड है, प्रोडक्ट कोड है, लॉट का स्पेसिफिक कोड है और डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट है वो हमें रिलीज करनी पड़ती है, और वो जो है इंफॉर्मेशन हमें गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी को भी देनी पड़ती है। उसके बाद है आइडेंटिफाई द अकाउंट्स दैट रिसीव द रिकॉल प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो अकाउंट्स जो होते हैं रिसीव प्रोडक्ट के तो वहां पर भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स नेम्स एंड एड्रेसेस, कॉन्टैक्ट नेम्स एंड टेलीफोन नंबर्स वो भी सब हमें लेनी पड़ते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जांपल मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स। तो देखिए मैन्युफैक्चरर के पास भी डायरेक्ट लोग जमा कर सकते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जमा कर सकते हैं, या फिर रिटेलर के पास जमा कर सकते हैं, तो उनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पर दिया जाता है। अब वेरीफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिकॉल, तो जो आपका रिकॉल है उसका अब हमें जो इफेक्टिवनेस है वो भी चेक करना पड़ता है कि कितने इफेक्टिव तरीके से हमने ये काम किया है। तो ये भी काफी जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज बनती है। द फूड बिजनेस ऑपरेटर शुड डिटरमाइन whether the recall is progressing effectively and submit periodic status reports to the concerned authority to inform the progress of the recall. FBO shall submit the periodic recall status report once in a week or otherwise specified by the concerned authority. ठीक है। To conduct an effective recall, the FBO should maintain the food distribution records with which include name and address, supplier, distributor, date of purchase, raw material, batch code, lot number, and complete traceability फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जो आपकी ट्रेसेबिलिटी है उसका भी आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि आपने कहाँ से आपके रॉ मटेरियल लिए थे, रॉ मटेरियल का सीओ, रॉ मटेरियल की एक्सपायरी डेट, रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग डेट, रॉ मटेरियल का पूरा जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो आपको लगता है। तो ये भी जो आपको रॉ मटेरियल के थ्रू भी अगर आपको ये होता है तो देखिए रॉ मटेरियल के थ्रू भी कुछ ये चीज होती है कि अगर किसी ने गलत रॉ मटेरियल अगर लेके मतलब जिसका भी प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट आया है और उस प्रोडक्ट का यूज अगर आपने आपके प्रोडक्ट के अंदर किया है तो आपको भी क्या बोलते हैं उसको इसकी इंफॉर्मेशन या फिर इसका आपको भी रिकॉल करना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए अगर एक ही प्रोडक्ट से अगर काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स को अगर इफेक्ट पड़ता है तो उस मैन्युफैक्चरर्स को भी रिकॉल करना पड़ सकता है। वो पर्टिकुलर बैचेस या फिर वो पर्टिकुलर जो भी ये है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जहां पर भी हुआ है वहां से आपको रिकॉल करना पड़ेगा। और इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आप किसी मैन्युफैक्चरर से कोई भी अगर आप इंग्रेडिएंट्स लेते हो तो आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, उस मैन्युफैक्चरर से आपको उसका एफएसएसआई लाइसेंस लेना है, हर प्रोडक्ट का सीओए रिपोर्ट एनालिसिस रिपोर्ट आपको उससे लेना है,
और उसका FSSAI लाइसेंस का जो एक्सपायरी डेट है वो भी आपको चेक करना है। और आपको हमेशा भरोसा रखना है उस पेपर पे, जो COA रिपोर्ट है, एनालिसिस रिपोर्ट है, उसके ऊपर भरोसा रखना है। और इसीलिए इसकी इंफॉर्मेशन आपको हर बार रखनी ही रखनी है, ताकि जब भी आपके पास FSSAI की जो भी अगर नोटिफिकेशन आए, तब आप तैयार रहें कि आप एक सही कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो इसे बचने के लिए, और ये ही है इम्पोर्टेंट चीज जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ठीक है, कि हम मैन्युफैक्चरर से ये सारी चीजें लेनी है। उसके बाद द FBO मस्ट वेरीफाई दैट अकाउंट्स हैव स्टॉप डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड सेलिंग द रिकॉर्ड प्रोडक्ट। तो हमें वेरीफाई करना है कि जहां जहां पर भी जिसके भी हमने नंबर आइडेंटिफाई किए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के, मैन्युफैक्चरर के, रिटेलर के, वो हमारा प्रोडक्ट जो भी रिकॉर्ड प्रोडक्ट का बैच नंबर है वो सेल नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें वेरीफाई करना पड़ता है। उसके बाद वेरीफाई दैट द रिकॉर्ड प्रोडक्ट्स हैव बीन रिटर्न टू द मैन्युफैक्चरर, की जो रिकॉल प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरर को रिटर्न किए जा चुके हैं। इसको भी वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, वरना कुछ लोग क्या करते हैं, वो रिटर्न प्रोडक्ट को ब्लैक में भी बेचने का पूरा ये करते हैं, या फिर सेकंड में बेचने का भी पूरा जुगाड़ बना चुके होते हैं। क्योंकि ये रिकॉल की प्रोसेस ये कैसी होती है, ये काफी क्रिटिकल कंडीशन होती है। लेकिन इस क्रिटिकल कंडीशन में भी लोग एक मनी मेकिंग माइंडसेट वाले लोग जो है वो कैसे सोचते हैं, ये मतलब आइडेंटिफाई करना भी हम हमारे लिए काफी ये होता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर के पास आया है रिकॉल प्रोडक्ट, तो इसका भी हमें वेरिफिकेशन करना पड़ता है। देन आता है कंट्रोल ऑफ द रिकॉल प्रोडक्ट। जब जो भी रिकॉल प्रोडक्ट आपके पास आते हैं एज ए मैन्युफैक्चरर, आपके पास जो भी रिकॉल प्रोडक्ट आते हैं उसके साथ आपको क्या क्या करना है, द प्रोडक्ट टू बी रिकवर्ड टू द सेंट्रल साइट, और इन द केस ऑफ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोडक्ट to major recovery sites, the recovered product must be stored in an area which is separate from any other food product. Accurate records are to be kept of the amount of recovered product and the batch codes of the product recovered. It is the responsibility of the abuse to ensure that the recovered products do not re-enter the market. कि जो आपका रिकॉर्ड प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर री एंटर नहीं होना चाहिए। इसको आपको इस चीज की आपको इंफॉर्मेशन रखनी है, और पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो कंट्रोल में ही रखना है मैन्युफैक्चरर के। क्योंकि अगर किसी ने उसका लेबल चेंज करके अगर वापस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो मनी माइंडेड होता है, तो इससे भी बचना है। ठीक है, इसके लिए ये इंफॉर्मेशन है कि आपको क्या करना है। देर आता है सेपरेट द क्लियरली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड प्रोडक्ट्स, रिकंसाइल क्वांटिटीज एंड मॉनिटर रिटर्न प्रोडक्ट, रिकॉर्ड द रिकॉल्ड प्रोडक्ट इन रिकॉर्ड प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट। रिकॉर्ड प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर रिकॉर्ड प्रोडक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद आती है स्टेप 9, दैट इज द डिसाइड व्हाट टू डू विद द रिटर्न प्रोडक्ट। जो रिटर्न प्रोडक्ट के साथ क्या करना है उसका भी आपको यहाँ पर पहले से ही आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। आफ्टर रिकवरी प्रोडक्ट्स मे बी करेक्टेड और reprocessed before release to the market if it is fit for human consumption, otherwise the product is to be destroyed। ठीक है, अगर ह्यूमन कंजम्पशन लेवल पर अगर आप रिस्क अगर मिनिमाइज कर सकते हो, तो भी ये प्रोडक्ट यूज में आ सकते हैं। या फिर अगर उस लेवल पे भी अगर उसे प्रोसेस नहीं किया जाता है, जैसे कि MSG के अंदर ये चीज हुई थी, जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट की जो लेवल है वो कभी कम नहीं हो सकती थी, इसीलिए उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय ही करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिसाइड ऑन द एक्शन टू बी टेकन द रिकॉल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल करेक्शन हो सकता है, या फिर री एक्सपोर्ट हो सकता है, या फिर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। फाइंड आउट इफ द अथॉरिटी वांट्स टू विटनेस वेरीफाई दैट द एक्शंस हैज बीन टेकन। तो अथॉरिटी को होता है कि अथॉरिटी के सामने जो प्रोडक्ट्स है वो विटनेस होता है कि उसके सामने ये प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय हुए हैं। ये इंफॉर्मेशन भी उनको देनी पड़ती है और रखनी पड़ती है। वेरीफाई दैट द एक्शन हैज बीन इफेक्टिव। जो भी एक्शन ली गई है वो इफेक्टिव है, इसका भी वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अगर आप रीयूज करना चाहते हो तो उसकी मिनिमाइज लेवल हो चुकी है, तो इसका भी आपको वेरिफिकेशन का इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। अदरवाइज ये काफी ये चीज होती है, काफी खराब चीज होती है, इसलिए आपको वेरीफाई करना पड़ता है। और रिकॉर्ड द एक्शन टेकन फॉर ईच प्रोडक्ट इन योर रिकॉर्ड प्रोडक्ट रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट। रिकॉर्ड प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर रिकॉर्ड प्रोडक्ट्स का पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिक्स द कॉज ऑफ द रिकॉल।
जो रिकॉल का कॉस्ट था वो आपको इमीडिएटली आपको फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज होती है। एज अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म that produce the unsafe product, it is your responsibility of ensuring that all reasonable steps are taken to prevent similar recalls in the future. Put controls in place or revise existing controls to prevent similar problems in the future. ठीक है। तो जो सिमिलर प्रॉब्लम्स है वो कभी ना आए, इसके लिए आपको ये कॉज है, ये करना पड़ता है। और पुट कंट्रोल्स इन प्लेस और रिवाइज एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स टू प्रिवेंट सिमिलर प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर। और जब से वो जो एमएसजी का नीडल्स के साथ हुआ था, उन्होंने काफी जो प्रोसेस है वो कंट्रोल की, और उनका जो आर एंड डी डिपार्टमेंट है वो उन्होंने पूरा चेंज किया, क्योंकि एक छोटी कैलकुलेशन की गलती भी आपका प्रोडक्ट की जो सेफ लेवल है उसे खराब कर सकता है। क्योंकि जब भी आप एक इम्पॉर्टेंट और एक क्रिटिकल इंग्रेडिएंट के साथ जब आप काम करते हो, तो आपको पहली चीज का ध्यान रखना है कि उसका स्मॉल बैच पे क्या इफेक्ट होता है, पीपीएम लेवल क्या है, और जब आपकी ह्यूज लेवल पर जब आपकी बैच बनती है तब उसके ऊपर पीपीएम लेवल की इफेक्ट क्या पड़ती है, तो उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको रिकॉल के वक्त ये सारे 10 स्टेप्स जो है वो आपको फॉलो करनी है। जैसे मैंने बताया, वही गाइडलाइंस है एफएसएसआई की जो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, तो याद रखना और इस चीज को आप ध्यान रखना। तो आगे जो रिकॉल का प्लान है वो कैसे होता है उसके बारे में, रिकॉल प्लान का जो पूरा इंफॉर्मेशन है वो अथॉरिटी को जो हमें सबमिट करना पड़ता है। तो पहले से ही जब आप लाइसेंस लेते हो तभी आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन अथॉरिटी को देनी पड़ती है। तो उसका ये एक फॉर्म है जो एनेक्सर 1 है, जो आप जानते हो, जो हमने डिस्कस की। तो देखिए, एफबीओ का जो नाम है वो यहाँ पर ये किया जाता है, अलग से उसकी पीडीएफ बनती है। यहाँ पर आपको एफबीओ का नेम डालना पड़ता है। उसके बाद रिकॉल प्लान, ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर भी आपको एक ये है एफबीओ का जो ये है प्लान है वो भरना पड़ता है। तो देखिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। रिकॉल प्रोसीजर क्या होगी, तो उसके अंदर ये फॉर्म ऑलरेडी एनेक्सर 1 का फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, जो रिकॉल प्लान के साथ उसको किया जाता है। तो देखिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर एफबीओ का नेम, या फिर आपका रिकॉल कोऑर्डिनेटर कौन होगा उसका नाम, उसके बाद डिसीजन मेकिंग मेकर का नाम, उसके बाद जो भी कोऑर्डिनेटर होता होगा उसका पूरा का पूरा नाम, और उसके बाद जो भी ये है कंसर्न अथॉरिटी है जिसको आप नोटिफाई कर रहे हो उसका पूरा इंफॉर्मेशन। उसके बाद देखिए, बार बार जो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर भरनी पड़ती है, कि एफबीओ रिकॉल प्लान के अंदर कंपनी नेम, एड्रेस, फोन नंबर, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद जैसे हमारी पहली भी बात हुई कि रिकॉल मैनेजमेंट जो टीम होती है, उस रिकॉल मैनेजमेंट का पूरा खुद का नाम, उसके बाद अल्टरनेट पर्सन दूसरा पर्सन का नाम, बिजनेस फोन, वो जो भी होता है आफ्टर आवर्स फोन, उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है पहले से ही। और हर किसी को जो 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो 7 की 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है, और 7 के 7 लोगों का प्लस अल्टरनेट 7 पर्सन का नाम भी आपको यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, उसका बाद है डिसीजन टू रिकॉल। तो जो भी आपका रिकॉल का डिसीजन सबमिट हुआ है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, सीनियर मैनेजमेंट को आपको इन्फॉर्मेशन जमा करनी पड़ती है। उसके बाद रीगेनिंग कंट्रोल ऑफ अफेक्टेड स्टॉक। ठीक है, तो उसके लिए आपका क्या स्टेक होगा या फिर आपका स्टांस क्या होगा, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर डिस्कस करते हो। रिकॉल स्टेटस सपोर्ट जो होता है वो भी आप यहाँ पर पूरा डिस्कस करते हो। उसके बाद पोस्ट रिकॉल का जो रिपोर्ट है वो भी आप यहाँ पर डिस्कस करते हो। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ ए रिकॉल, सॉरी टर्मिनेशन ऑफ ए रिकॉल। तो यहाँ पर भी आपको ये टर्मिनेशन का जो रिकॉल है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, उसके बाद फॉलो अप एक्शन, जो फॉलो अप आपने किया है उसके एक्शन क्या है। ठीक है, तो आपको ये इंटरिम रिपोर्ट एज सुन एज द रिकॉल इज कंप्लीटेड टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज विद इन द एग्रीड टाइम फ्रेम ऑफ द क्लोजर ऑफ द रिकॉल, in any case not later than 30 days after the completion of a record. The final report will include the elements outlined in the FSS Food Recall Procedure Regulation 2017। 30 डेज के अंदर आपको ये जो है कवर लेटर, आपका जो केस जो है उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अथॉरिटी को देनी पड़ती है। तो ये सब एनेक्सर 1 के अंदर है, लेकिन आपको एक चीज पहले बात रखनी है
यह जो रिकॉल की जो नौबत है वो किसी भी फूड इंडस्ट्री के ऊपर ना आए, क्योंकि ये काफी सारी पेनफुल सिचुएशन है जिसके अंदर का अंदर से काफी फूड बिजनेस ऑफिसर्स को, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को वक्त के बाद निकलना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान देना कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अप टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे आता रहे, और हमसे कोई भी एक मेजर गलती ना हो उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, और हमें हमारा प्रोडक्ट की सेफ्टी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। और प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप जो मॉक रिकॉल है, मॉक रिकॉलिंग करते रहिए, ताकि आपका मार्केट में आपका पकड़ कितना है, और मार्केट में आपकी मॉक टेस्टिंग के लिए जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर या फिर आपका रिटेल नेटवर्क के ऊपर जब भी आप कॉल करोगे, तब उनका रिस्पॉन्स कैसे है, तो उन्होंने भी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्या वो इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं क्या, तो उसके बारे में भी आप थोड़ी मॉक रिकॉल की जो टेस्टिंग है उसके अंदर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये काफी इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है। और जब भी आप मार्केट के अंदर से जब भी आप रॉ मटेरियल के लिए किसी भी मैन्युफैक्चरर से आप प्रोडक्ट लेते हो, तब याद रखना उस मैन्युफैक्चरर का पूरी इन्फॉर्मेशन, सीओए एनालिसिस रिपोर्ट, उसका सीआई नंबर, उसका जो भी जीएसटी वगैरह है वो, और प्लस उसका एफएसएसआई लाइसेंस वैलिड कब से कब तक है वो इन्फॉर्मेशन, ऐसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप पहले से रखा करो। अगर किसी मैन्युफैक्चरर का एफएसएसआई लाइसेंस अगर उसका एक्सपायर हो रहा है, तो उसको आप बताइए कि आपका ये लाइसेंस इस दिन को ये होने वाला है, एक्सपायर होने वाला है, उसके पहले ही आपको हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि ये काफी जरूरी चीज है। आपके आज एज एफबीओ आपको पूरा इंग्रेडिएंट्स, आपको सप्लायर का पूरा इन्फॉर्मेशन रखना ये कंपलसरी है। ठीक है, तो आई एम योर फ्रेंड सागर शिक एंड एफएसएसआई गाइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अबाउट द गाइडलाइंस ऑफ रिकॉल प्रोसीजर। और ये पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आई एम योर फ्रेंड गाइडलाइंस फॉर द फूड रिकॉल, ये पूरी की पूरी वीडियो देखने के लिए आई एम योर फ्रेंड्स सागर शिर्के signing off, and thank you so much for watching this video till the end. Thank you.